गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा हिंदी के मॉडल पेपर। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लास्ट टाइम में जितने भी आप लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे उतने ही आप लोग के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि हर मॉडल पेपर में क्वेश्चन कहीं हर जगह क्वेश्चन क्या है डिफरेंट रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है क्वेश्चन सेम रहता है। अभी तक आप लोग जितना भी मॉडल पेपर सॉल्व किए हो हिंदी का या एसएसटी का, आप लोग खुद ही देखते होंगे कि मतलब जो एमसीक्यू है हर मॉडल पेपर में डिफरेंट रहता है। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कहीं कहीं सेम रहता है, कहीं कहीं डिफरेंट रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के मॉडल पेपर। और इससे क्या हो जाता है बेटा कि हम लोगों का जो है आप लोगों का एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि आप लोग प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करके क्लास को अटेंड करते हो। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छे से आप लोगों को आ जाती हैं। पहला है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। ये तो बहुत बार आप लोग देख भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे, इसलिए इंस्ट्रक्शन तो सबको पता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबको पता है 15 मिनट आप लोग को क्या मिलता है, रीडिंग के लिए मिलता है। OMR शीट को फिल करना भी आप लोगों को आता होगा। मैं भी 2-3 मॉडल पेपर में बताई हूँ कैसे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो पेपर होता है वो 2 खंड में विभाजित होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में क्या होता है 20 नंबर का एमसीक्यू होता है। हर एमसीक्यू 1-1 नंबर का होता है। आप लोग अगर सही करते हो तो 1 नंबर आप लोग को ऐसे फ्री में मिल जाता है, गलत हुआ तो वहां पे 0 आके अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है सारे क्वेश्चन पेपर के पास उसके सम्मुख सामने क्या होता है कि जो नंबर है वो दिया रहता है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज क्या पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसको पहचान कर लिखिए। ठीक है, जितने भी कथन है उसमें से एक कथन सही है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है कि जो भी कथन है उसमें से एक को पढ़ के लिखिए, मतलब उसमें से करेक्ट चूज कीजिए। और हम लोग को क्या लगता है कि जो सारे ये 4 ऑप्शन है ना, रीड करो तो हम लोग को लगता है ये 4 ही सही है, लेकिन 4 में से एक ऑप्शन ही सही होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा रहता है। ठीक है, पहला है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो इसमें से कौन सा सही है? हमारा जो ग है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है, राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बर्फ की गुड़िया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर या तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार बताइए भाई, फटाफट आंसर देते रहिए। ये है जयप्रकाश भारती। ठीक है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, संस्मरण या तो फिर कहानी। ये है यात्रा वृतांत। ठीक है, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। चौथे का आंसर बताइए, सभी लोग चौथे का आंसर बताइए फटाफट। ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती या अज्ञेय। घुमक्कड़ किसका है? घुमक्कड़ है घुमक्कड़ी, घुमक्कड़ या घुमक्कड़ी किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, धर्मवीर भारती या तो फिर जयशंकर प्रसाद।
कामायनी महाकाव्य के कौन है रचयिता? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कामायनी जयशंकर प्रसाद की का महाकाव्य है। ठीक है। अनामिका के रचयिता हैं, अनामिका के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला या तो फिर अज्ञेय। अनामिका के क्या है? रचयिता है। कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला या अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। फटाफट आप लोग बताते रहिए जिससे आप लोगों का भी रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से होगा। इसका है बेटा निराला। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत या तो फिर अज्ञेय। किसका पूछा? प्रयोगवादी कवि। तो प्रयोगवादी कवि है बेटा अज्ञेय। प्रजा हितैषी समाचार पत्र लिखने वाले हिंदी सेवी थे राजा शिवराज प्रसाद सितारे हिंद, राधा चरण गोस्वामी। ठीक है। राधा चरण गोस्वामी और प्रजा लक्ष्मण सिंह, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। तो क्या हो जाएगा 9वें का आंसर? 9वें का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 9वें का आंसर ग हो जाएगा, प्रजा लक्ष्मण सिंह। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? निराला, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे या अज्ञेय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। ये हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। में कौन सा रस है? कौन सा रस पूछ रहा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये कौन सा है? 10 क्वेश्चन बेटा आपके गद्य और काव्य से आते हैं, 10 क्वेश्चन मिला के ग्रामर से रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हास्य रस, करुण रस, वीर रस। हास्य रस कहाँ होता है? वहां पर होता है जहां हमें हंसी का भाव आता है। वीर रस कहाँ होता है? जहां पर किसी लड़ाई झगड़े की बात की जाती है या कोई ऐसी बात की जाती है जिससे हमारे अंदर मतलब वीरता का भाव उत्पन्न होता है वहां पर। यहाँ पे वीरता का भाव तो आ नहीं रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जब सीता जी को रावण हरण करके ले जाता है तो जो रामचंद्र रहते हैं वो बाहर पूछते रहते हैं, ठीक है, सब पक्षियों से, ठीक है, मृग से कि तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? तो वो विलाप करते हुए पूछते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है बेटा उपमा अलंकार। ठीक है। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10, इसमें से कोई नहीं। तो 13वें का क्या हो जाएगा? पहला 12 और 10 तो होगा नहीं, 11 और 13 पर क्या होता है? यति होती है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है और जो बाद में लगता है वो क्या होता है? वह प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इतना है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग हो जाएगा। 14 का क। ये देख लीजिएगा, उपसर्ग प्रत्यय से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, रस छंद अलंकार से आएगा। चर और अचर में कौन सा समास है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विलोम है। ठीक है। और मैं बताई हूं जहां पर भी विलोम शब्द होता है वह कौन सा समास होता है? जहां पर विलोम शब्द होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, ठीक है, मोटा पतला, काला गोरा, ठीक है, ऊंचा नीचा, मतलब जो भी अपोजिट जहां पर आ जाए, जहां पर भी विलोम शब्द आ जाए वहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के, पृथ्वी के। पहले तो पृथ्वी के नहीं होंगे,
ठीक है, पृथ्वी के तो नहीं होंगे, पृथ्वी का क्या रहता है, वसुंधरा है, भू है, भूमि है, ये सब पृथ्वी का है, तो ये नहीं होगा। सूर्य का भी क्या होता है, रवि है, भानु है, भास्कर है, तो ये भी नहीं होगा। आकाश का तो सबको पता है, नभ, गगन, अंबर, व्योम, ये आकाश का होता, तो ये बेटा हो गया, ये चंद्रमा का हो गया, है ना। 16वें का ख। आगे बढ़ते हैं, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन या चतुर्थी एक वचन। युष्मत का बताना है, क्या बताना है, उसका विभक्ति और वचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा, ये है पंचमी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है, वाक्य का तत्व कौन सा नहीं है, इसमें क्वेश्चन हमारा अपोजिट में पूछा है, तो आंसर भी हमें अपोजिट में ही देना होगा। 18वें का क्या हो जाएगा, विधेय। विधेय वाक्य का स्वरूप नहीं है, बाकी सब वाक्य के स्वरूप है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। 19वें का क्या हो जाएगा, ये कहते हैं कर्तरी प्रयोग, ये संस्कृत से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या उपयुक्त सभी, तो ये हो जाएगा विकारी शब्द पूछा है तो विकारी सभी होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द सभी होते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है, ये सभी विकारी शब्द में आते हैं, विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक 20 क्वेश्चन हो गया और 20 क्वेश्चन में से आप लोग ये देखते हो कि 10 नंबर जो है, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है आप लोग के गद्य और काव्य से आते हैं और 10 नंबर आपके पूरे ग्रामर से आते हैं। ठीक है, ऐसे करके 20 नंबर आते हैं और आप लोग अब फटाफट रिप्लाई कीजिए कि 20 में से आप लोग कितने नंबर स्कोर किए हो, कितना क्वेश्चन सही किए। जहां तक मुझे पता है आप लोग सभी किए होंगे। आगे देखते हैं, अब हमारा खंड अ खत्म हो गया क्योंकि खंड अ में 20 क्वेश्चन ही था। अब आ जाते हैं हम खंड ब की तरफ। खंड ब क्या है, हमें अपने गद्यांश के अर्थ देने। अब यहाँ पर जितना भी रेखांकित वाक्य है सिर्फ हमें उसकी ही व्याख्या करनी होती है। 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए गद्यांश पर आधारित 1, 2, 3। पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में यही रहता है, संदर्भ बताइए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, आता ही आता है, ये कहीं इधर उधर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो आप लोग जो भी गद्यांश तैयार करना है इसमें से ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% तैयार करना है कि ये क्वेश्चन आना ही आना। ठीक है, अब हम देखते हैं जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे क्या किया है, उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। पहाड़ काटा है, किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। अब हमें यहाँ क्या करना, हमें यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन क्या है, संदर्भ लिखना है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से उद्धृत हुआ है या अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसकी व्याख्या कीजिए, सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत रेखांकित गद्यांश, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कि प्रस्तुत रेखांकित गद्यांश में लेखक कहता है कि या लेखक कहते हैं कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए, कि जो जिंदगी है उसको मौत के पन्नों से क्या किया है, उसको अमर बनाने के लिए मनुष्य ने क्या किया है, पहाड़ों को काट दिया है। ठीक है, पहाड़ों को इसलिए काटा है क्योंकि उसमें जो कलाकृतियां की हैं, ठीक है, पहाड़ों को, पत्थरों को काट काट कर जो कलाकृतियां की हैं वहां उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वहां पर एक सजीव चित्रण हुआ है, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसका
सके और वो भी उसको देख सके। कौन कौन सी कथाएं हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं, लोगों को मतलब उस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। वो चित्र ऐसा लगता है कि एकदम अभी उसमें से प्राण डालने की जरूरत है कि अब वो चित्र बोल देंगे। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन है, मनुष्य ने अपनी धरोहरों को किस प्रकार संजोकर रखा है। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं इसी में मिल ही जाएगा। ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े पीतल के, सरकती चली गई, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो मनुष्य ने अपनी धरोहरों को किस प्रकार संजोकर रखा है। मनुष्य ने अपनी धरोहरों को बहुत ही अच्छी तरह से, उसे बहुत ही हिफाजत से उसको क्या किया है कि उसको इतना अच्छे से संजो कर रखा है कि उसका लाभ जो है हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उठा सके। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोग को तो बताइए। ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है ये नहीं है, ये अथवा करके ये है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है बेटा, इसको आप लोग इग्नोर करना। ठीक है, ये एसएसटी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको अवॉइड करना। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में या और इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर अथवा है, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो। यह है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप चाहे। अब ये बता दीजिए ये किस चैप्टर से है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये हिंदी का पहला ही चैप्टर है मित्रता से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप चाहे उस रूप का बना ले, चाहे देवता। यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब हम लोग नहीं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। कच्ची मिट्टी जैसे कुम्हार होता है ना, मिट्टी से घड़ा, कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है, उस समय वो क्या करता है कि वो जिस शेप में चाहे उस शेप में उसको आकार दे सकता है, लेकिन पकने के बाद उसको कोई शेप नहीं दे पाएगा। पकने के बाद बस उसको फोड़ सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, पकने के बाद उसको कोई शेप नहीं दिया जाता। लेकिन जब कच्ची मिट्टी रहती है तो कुम्हार क्या करता है, उसको संजो संजो के हर आकार को देने की कोशिश करता है और एक सुंदर मिट्टी का बर्तन बनाकर तैयार कर देता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं, जब देखते होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब तक वो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो जिस भी माहौल में रहेगा, ठीक है, बच्चों के ऊपर इन्वायरमेंट का असर सबसे ज्यादा पड़ता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि पता है छोटे बच्चे मतलब आप देखते हो छोटे बच्चे किसी की नकल भी कर लेते हैं, जैसा कोई बोलता है वैसा बोल भी सकते हैं। छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, मतलब बहुत सारी क्वालिटी छोटे बच्चों में होती है। क्यों? क्योंकि उनको अभी झूठ सच दुनियादारी कुछ भी पता नहीं, वो बस जो देखेंगे जो सुनेंगे वही कहेंगे, वो अपने माइंड से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, एक मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, उसको हम लोग जिस आकार में चाहे उस आकार में बना सकते हैं, चाहे देवता बना दें चाहे दानव बना दें। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक बलवान हो। बलवान का मतलब दृढ़ संकल्प वाले हों, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेनी होती है, बस मान लेनी पड़ती है कि जो हमसे अधिक ताकतवर होंगे, जो हमसे अधिक बलवान होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे कि हमारे मन में डर रहेगा। हम उनकी किसी भी बात को बिना विरोध, मतलब वो हमें पता है कि वो गलत भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको ये नहीं कह सकते कि हम लोग तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, तुम ये गलत कर रहे हो। तो ऐसे लोगों से हमें
दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? तो हमें ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए जो हमसे भी अधिक दृढ़ संकल्प के हो, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। यहाँ ये अंडरलाइन है, ठीक है, यहाँ से बेटा 2 लाइन की व्याख्या करनी है। ये मैं बना देती हूँ, आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। बस ये दिया गया है, ये पद्यांश से है, मतलब ये काव्य से है, ठीक है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय पग में डग है, झल की भरी भाल कनी जल की, फूट सूखी गए मधुराधर हैं, ठीक है। ये है बेटा वन पथ पर, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के वन पथ पर नामक पाठ से उद्गृत हुआ है और इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत, अब ये दोनों का हो गया, ठीक है, दोनों का हो गया। अब तीसरे का, सॉरी दोनों का नहीं हुआ, ये पहले का हो गया, हमको दूसरे का बताना है, ठीक है। तो प्रस्तुत दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब सीता जी राम जी के साथ, ठीक है, सीता जी जब राम लक्ष्मण और के साथ जब जाती है वनवास के समय, तो वहां पर क्या होता है कि जब वो 2-4 कदम ही चली रहती हैं, ठीक है, जब वो 2-4 कदम ही चली रहती हैं, तभी उनके माथे पर, ठीक है, 2-4 पग ही चलती हैं, क्योंकि वो महलों की रानी रहती हैं, सबको पता है। और उनको जब बिना वो उसका मतलब जमीन पर चलना पड़ता है, क्या घास फूस का रहता है, सब कंकड़ पत्थर राह में बिछे हुए रहते हैं, ठीक है। तो जब वो चलती हैं रास्ते में, तो 2 पग ही आगे चली रहती हैं, तो राम जी से, श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि, मतलब पूछती नहीं, अभी यहाँ पर उनकी मतलब उनके माथे पे क्या हो जाता है, उनके माथे पर पसीने की बूंद जो है वो झलक पड़ती है, मतलब माथे पर पसीने की जो झलक है वो दिखाई देती है, और फूट सूखी गए मधुराधर वे, और उनके जो होठ हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं। बस इतना ही 2 लाइन की व्याख्या आप लोगों को करनी है। अब है पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेषण और विशेष छांटकर लिखिए। तो मधुर क्या है? मधुर है विशेषण, और मधुर विशेषण है, और अधर क्या है? विशेष्य है, ठीक है। मधुर क्या है बेटा? विशेषण है, और धर क्या है? वो है अधर। अधर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। फिर है अथवा, या तो वो करना है या तो ये करना है। ये है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। ये भी मैं जब अभी हिंदी का महामैराथन क्लास ली थी तो इसमें ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी। उसमें सिर्फ आपको यहाँ से करना, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, ठीक है। ये प्रस्तुत, पहले इसका संदर्भ बताना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के स्वदेश प्रेम, ये स्वदेश प्रेम क्या है ना, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी हैं। और तो वो अभी ये जो था इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी, ठीक है। ये हो गया। अब ये है अभी ये नहीं हुआ है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि कवि कहते हैं कि मृत्यु एक सरिता है। मृत्यु क्या है? एक नदी है। सरिता मीन्स क्या होता है बेटा? नदी होता है। मृत्यु एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें श्रम, जो मनुष्य हम ही लोग हैं, हम लोग जो है
मनुष्य क्या है, जीवन भर श्रम करता रहता है और उस नदी रूपी मतलब उसमें मृत्यु में, सरिता में जो मृत्यु है वो नहा कर क्या करता है, फिर नूतन धारण करता, फिर एक नया शरीर जो है वो धारण, वस्त्र रूपी शरीर धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। उसमें जो काया रूपी वस्त्र है वो बहा देता, काया मतलब क्या होता है, शरीर, शरीर रूपी वस्त्र को बहा देता है और फिर एक नूतन मतलब नया शरीर धारण करता है। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है। तो मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है, मृत्यु को एक विश्राम स्थल है, मृत्यु को एक नदी की तरह बताया गया है। ये है संस्कृत से है, इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह जो नगरी है ये वाराणसी से है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्गृत हुआ है और इसमें लेखक और रचयिता नहीं होगा। ठीक है, इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी विविध अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पारश्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत स्वीयान विचारन प्रसारयन्। जितने भी महात्मा हुए हैं, अनेक महात्मा यहाँ पर आए और यहाँ पर अपने विचारों का क्या किए, आदान प्रदान किया या विचारों को फैलाएं। न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। कि यह जो है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी सिर्फ न केवल दर्शन साहित्य धर्म के लिए अपितु अनेक कलाओं के लिए भी यह जो नगरी है वह क्या है, यह नगरी अनेक कलाओं से भी, जैसे शिल्प कला, सारी चीजों से यह विभूषित है। अत्रागत कौशेव शटिका देश देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, मतलब यहाँ पर अनेक देशों से लोग आते हैं और यहाँ की कलाकृतियों को देखते हैं। या तो आप ये करो ये, या तो फिर ये भी मैं करवा चुकी हूँ, ये भी। एकदा बहवा जना ध्रुमयानम मतलब होता है रेल। एक बार बहुत से लोग रेल पर चढ़कर नगर की तरफ जा रहे थे। उसमें क्या कि बहुत से ग्रामीण भी बैठे थे, बहुत से नगर के लोग भी बैठे थे। ठीक है, उसमें एक जो नागरिक रहता है, सब लोग शांति से बैठे रहते हैं, और एक जो शहर का व्यक्ति रहता है वो ग्रामीण व्यक्ति का क्या करता है, उपहास उड़ाता है और कहता है कि जो नागरिक है, ठीक है, जो ग्रामीण है, गांव के लोगों का विकास न पहले हुआ न अब हुआ। मतलब वह पहले भी अशिक्षित थे और आज भी वह अशिक्षित है। न कभी उनका विकास हुआ है, न आने वाले समय में उनका कभी होगा। यह सुनकर जो गांव का आदमी रहता है वो बोलता है कि आप चतुर हो, भद्र नागरिक, हे नागरिक, भवान एवं किंचित ब्रवीत यतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति, मतलब तुम ही सब कुछ जानने वाले हो। ठीक है, ये भी मैं बहुत बार करा चुकी हूँ बेटा। ये देखिए, ये है, ये किससे है, इसमें भी या तो आप ये करो या तो आप ये करो। ठीक है, उत्तरम यत समुद्र से, उत्तर में, ठीक है, ये है वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है, जैसे हिंदी में गद्य और पद्य करते वैसे ही यह संस्कृत में पद्यांश है। जो समुद्र के, ठीक है, जो समुद्र के उत्तर में और दक्षिण में हिमालय है। ठीक है, वर्ष तट भारतम नाम, उसका नाम क्या है, उसका नाम भारत है, भारतीय यत्र संतति है, और हम लोग भारतीय उसकी संतान हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि जो समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, वह वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत, वह
उसका नाम भारत है या वह भारत देश है और हम सभी भारतीय उसकी संतान है। यह वीर वीरेण पूज्यते से है। और ये किम नु हित्वा प्रियो भवति, यह है जीवन सूत्राणी से। ठीक है, क्या त्याग कर, यह बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं देख रही हूँ 2-3 मॉडल पेपर में जितना भी सॉल्व करवाई हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ईयर में रिपीटेड है। कभी कभी ये 2 लाइन देता है और कभी कभी 4 लाइन देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यक्ष जो है युधिष्ठिर से जब क्वेश्चन करता है तो ये क्वेश्चन है। और आप लोग ध्यान दिए होंगे कि किसी मॉडल पेपर में मैं करवाई हूँ आप लोगों को, उस मॉडल पेपर में क्या है, वो 4 लाइन है। 4 लाइन का मतलब ये क्वेश्चन है और उसका आंसर भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको तैयार जरूर करना। ओके, चलिए, किम नु हित्वा प्रियो भवति, यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। किम हित्वा न सोचती, क्या त्याग कर, किस चीज का त्याग कर कर मनुष्य शोक नहीं करता है। किम नु हित्वार्थवान भवति, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप लोग का खंड काव्य है। हर खंड काव्य से आप लोग जिस भी स्टेट के होंगे उस स्टेट के खंड काव्य को तैयार कर लेना। एक प्रश्न जैसे 1, 2 इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई भी करना रहेगा। ठीक है, ये है पूरा। आप देखिए, यहां पर आ जाता है हमारा, आपको जीवनी आएगी गद्य और काव्य से। गद्य से आपको 3 जीवनी, काव्य से आपको 3 जीवनी, तीनों में से एक इधर से करना रहेगा और एक इधर से करना रहेगा। ये भी मैं पूरे जीवनी करवा चुकी हूं, इधर से भी। अब इसमें से कोई एक जीवन परिचय आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक, ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत से कोई भी एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा जो कि आप लोग के पेपर में ना आया रहे, जो कि आप लोग के जैसे यहाँ पेपर में है ना, देखिए पेपर में ये श्लोक है, ये देखिए ये दोनों श्लोक है ना, तो ये दोनों ही श्लोक आप लोग पेपर में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा श्लोक आप लोग को याद करना है जो पेपर में ना आता रहे, तो आप लोग 2 श्लोक याद कर लेना या 3। ठीक है, 2-2 लाइन का तो है, आराम से याद हो जाएगा। ज्ञानम कुत्र संभवति, अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो विश्वस्य दृष्टा एकः ईश्वरः एकः। ठीक है, एवं इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। कुत्र की जगह बस क्या लिख देना है, वाराणस्या। ठीक है, या वाराणस्य। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, इसकी जगह बस लिख देंगे एक क्रांतिकारी या देशभक्त, क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। ठीक है बेटा, ये चारों में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना, आप लोगों को एक निबंध लिखना है, 1, 2, 3, 4 में से कोई निबंध। जैसे हम आतंकवाद लिख लेते हैं। ठीक है, आतंकवाद में पहले हम क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के बाद आतंकवाद के कारण लिखेंगे, वो क्यों पनपता है आतंकवाद, क्या होता है थोड़ा सा उसको बता लेंगे, फिर क्यों होता उसके कारण, फिर उसके निवारण, उसके बाद उपसंहार। वैसे ही वृक्षारोपण पर मेरा प्रिय कवि और नारी सशक्तिकरण। फिर आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। जैसे सडनली अगर फीवर आ गया या हमें कहीं जाना है तो उसके लिए अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है, एक पत्र लिखना है। शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, इसको किसको लिखना है, शहर की सफाई हेतु अपने मुख्य नगर अधिकारी को, किसको लिखना है, मुख्य नगर के अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, तो पेपर का
पता है आप लोगों, सॉरी पत्र का, कि पत्र आप लोगों को कैसे लिखना है, बस वैसे ही पत्र आप लोग एक फॉर्मेट में, मैं पत्र का, लेटर का भी एक मेरा क्लास है, आप लोग उसको देख लेना, पूरा फॉर्मेट बताया हुआ है कि आप लोग कैसे पत्र को लिख सकते हो। ठीक है, हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपके पूरे बुक से मैं वो लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे हर बार पूछे जाते हैं। इसमें इफ बट वाली बात नहीं होती है कि आएगा या नहीं आएगा, आता ही है। और जिस तरह के मैं आज सवाल कराने वाला हूं, यकीन मानिए ये लॉन्ग क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा जो पेपर पैटर्न है आपका, जो मॉडल पेपर है, जिसमें कि 6 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आपको बेटा 3 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग, और एक प्रश्न जो होता है 6 अंक का। अगर देखा जाए तो बेटा आप अंक की दृष्टि से देखेंगे तो 18 अंक, और ये 3 क्वेश्चन करने से अगर आपके 18 अंक प्राप्त हो जा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो सिलेक्टेड चैप्टर से, जैसे कि सांख्यिकी हो गया, माध्यमाधिका, बहुलक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से सवाल आते हैं, साथ में समांतर श्रेणी से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आते बेटा। तो आज के सेशन से 18 नंबर हम क्लियर करेंगे। आइए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आपके सामने रहा ये पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या कह रहा है भाई कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा, देखिए सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि जो भी प्रश्न आपके सामने रहे उसे ध्यान पूर्वक पढ़ा करिए। पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको यही नहीं पता चला कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भैया बहुलक, और आप यहां पर आप आलतू फालतू कुछ निकाल रहे हैं। पूछ रहा है बहुलक, आप निकाल रहे हैं माध्य, आप निकाल रहे हैं मादिका। ये चीज आप ध्यान देना है कि आता हुआ प्रश्न गलती नहीं करना है। कह रहा है एक दिवसीय मैच में 3000 से 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या कितनी है भैया? 4 है। यानी ये जो होता है बेटा, ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है भैया, ये क्या बोलते हैं? बारंबारता। ये होता है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी वाला टेबल। ठीक है, ये होता है बारंबारता, इसको FI, ठीक है, ये बारंबारता होता है। और ये वर्ग अंतराल होता है यानी क्लास इंटरवल। ये क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है बेटा। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप इतना कर ले जाते हैं आपका काम हो जाएगा, जरूर आपके 18 अंक बन जाएंगे। यहां पर 3000 से 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या कितनी है? 4 है। 4000 से 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या 18 है। 5000 से 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या क्या है भैया? 9 है। यानी ये वनडे मैच में, वनडे मैच का मतलब होता है भैया यहां पर जो 50 ओवर वाला, कितने बच्चे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, जो 50 ओवर वाला मैच होता है ना उसको एक दिवसीय मैच बोलते हैं। वनडे मैच में ये कुछ बल्लेबाजों द्वारा इसको बनाए हुए, उनका ये हमारा क्या है, ये टेबल द्वारा दर्शाया गया। तो इसमें देखेंगे अगर बहुलक पूछा है तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें देखते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिकतम है। इस पूरे बारंबारता टेबल में आप देखेंगे कि 18 की बारंबारता सबसे अधिक है बेटा। इस कॉलम को हम क्या करेंगे? मिला लेंगे। और जैसे ही आपको पता चला कि ये बारंबारता यानी किसकी बारंबारता अधिकतम है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी को हम नाम दे देते हैं बेटा, इसी को नाम हम दे देते हैं F1। ठीक है, ये नाम दे देते हैं F1। F1 हो जाएगा 18, और इसके पीछे कर देंगे ये F0 कहलाता है, और इसके आगे वाला जो डेटा होता है F2 कहलाता है। और साथ में ये जो हमारा वर्ग अंतराल है, इसकी ये हमारा L कहलाता है यानी लोअर क्लास लिमिट, ये हमारा हो जाएगा 4000। अब एक फार्मूले की अगर दृष्टि से देखा जाए, अगर फार्मूला क्या है बेटा? बहुलक। ठीक है, अगर हम देखा जाए बहुलक की बात करें यानी यहां पर मोड की बात करते हैं MO। ठीक है, फार्मूला होता है L प्लस यहां पर जो है F1 माइनस F0 बेटा, अपान में यहां पर जो हो जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस यहां पर F2 इंटू H। अगर आपको जिस भी बच्चे को ये फार्मूला क्लियर है, मेरी बात समझिएगा, जिस भी बच्चे को ये फार्मूला क्लियर है, यकीन मानिए ये सवाल आप जो है 6 अंक का है और आपका 6 अंक रेडी है। इसमें कुछ नहीं करना है। बहुलक L ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे के बाहर इंटू H।
ये जो h है पूरे के बाहर, यानी इसके पूरे के बाहर h है। अब ध्यान से देखिएगा, अब दिए हुए डेटा से क्या क्या हमें मिल रहा है भैया, L का F1 क्या है, ये F1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। F1 हमारा हो गया 18, F0 क्या है, अरे F0 क्या है भाई, F0 क्या है, यहाँ पर 4 है कॉमा, यहाँ पर F2 क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 9 और साथ में h का मान क्या हो जाएगा, h जो है ये जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, जो 1-1,000 का हमारा जो क्लास इंटरवल है भैया, 1-1,000 का जो वर्ग अंतराल है, यानी 3,000 से 4,000, 4,000 से 5,000, जो अंतर है वो, ठीक है, 1,000 है, बस हो गया। अब यहाँ पर जो L है, L हमारा हो जाएगा बेटा 4,000। अब यहाँ पर रख देंगे फार्मूले में, तो M0 यानी मोड, यहाँ पर L का मान कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन भी करेंगे, 4,000 प्लस F1 का मान क्या है भाई 18 है, माइनस F0 का मान क्या है 4 है, अपान में यहाँ पर 2F1 यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 18 माइनस F0 का मान क्या है भाई 4 है, बहुत बढ़िया। F2 का मान क्या है, F2 का मान 9 है, ये हो जाएगा इंटू h, h कितना है हमारा 1,000 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4,000, 1 2 3 4, ज्यादा हो गया, ठीक है, 4,000 हो गया, 18 में से 4 जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर 18 दूना के 36, ये 2 का 18 में 36 होगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 36 और 9 4 13। तो अगर देखा जाए तो 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा, नीचे जो है हमारा 23 हो गया, इंटू यहाँ पर 1000 है, बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। यहां पर देखेंगे बेटा 14 को 23 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है, दशमलव में आएगा। 14 को अगर आप 23 से भाग दे देंगे बेटा ना, यहाँ पर 23 दशमलव यहाँ पर बढ़ा देंगे 140, ठीक है, 7 3 21 7 6 क्षेत्री के यहाँ पर क्षेत्री 18 हो जाएगा, 1 6 के 12 12 1 13, यहाँ पर हो जाएगा ये 2, ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 तो बढ़ जाएगा, फिर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर हाँ 8 दूना 8 3 की 24 8 दूना के 16, 8 बढ़ जाएगा भैया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भाग देंगे यहाँ पर M0 यहाँ पर हो जाएगा 4,000, ठीक है, यहाँ पर अगर आप भाग देंगे 0.608 है, इसमें 1000 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4,000 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 608 होगा और 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, फाइनली आ जाएगा 608 और इसको आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4608, हमारा मोड हो जाएगा, बहुलक का मान हो जाएगा। और बहुलक जो आएगा बेटा ना इसी वर्ग अंतराल के बीच का होगा, यानी 4,000 और 5,000 के बीच की वैल्यू आएगी, वो ना ही 4,000 होगा ना ही 5,000 होगा तो इसी के बीच की वैल्यू। ये जो होता है ना, ये जो 5,000 इसको अपर क्लास लिमिट बोलते हैं, उच्च वर्ग सीमा, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हर बार पूछा जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपका बहुलक का क्वेश्चन न पूछा गया। इसी में बेटा आपका माध्य भी पूछ सकता है, यानी मीन पूछ सकता है, और इसी प्रश्न में आपका माध्यिका पूछ सकता है। माध्यिका में बस एक चीज याद करिए, इसमें संचयी बारंबारता निकालना होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद आ रहा है, संचयी बारंबारता, ठीक है भैया, ये है संचयी बारंबारता, किसमें निकालना पड़ता है, माध्यिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं हर बार करता हूं और हर बार आता है, ठीक है भैया। ये चीज इसको अभी तो दोनों में से एक करना था, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, संजीवनी बैच से, अभी भी समय है, अभी भी समय है, कुछ न कुछ किया जा सकता है। अभी अगर आप फेल हो रहे हैं तो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन लगातार आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। पहला पेपर हिंदी का 22 के बाद सीधे 27 को, ठीक है भैया। तो फर्स्ट डिवीजन लाने की तो गारंटी है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर सिलेक्टेड प्रश्न आप कर ले जाते हैं ना, तो आप समझिए कि आपकी नैया पार हो जाएगी। जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि सर हम तो फेल हो रहे हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हम पास हो जाएं भैया। तो यहाँ पे अगर हमारे बैच से जुड़ते हैं तो क्रैश कोर्स से अपना मास्टर बैच, किसी बैच वन शॉट, ठीक है, वन शॉट ऑलरेडी हर एक चैप्टर का पढ़ा हुआ है, आप सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ के जाइए तो कम से कम, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, टॉप 100 क्वेश्चन है भैया, मात्र 299 रुपए में। ये रहा हमारा शुभम क्लासेस ऐप,
ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करके आप जो है हमारे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम आपके पास है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन यहां पर। ठीक है, इस स्थिति को इसमें दो क्वेश्चन बना दिया है। ग्राफ, एक क्वेश्चन ग्राफ वाला भी हमेशा आ जाता है, आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें समीकरण बनाना है। कह रहा है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, आपको मार्केट भेजा गया। ठीक है, आपके मम्मी पापा किसी ने कहा कि जाओ भैया थोड़ा मार्केट लेके आओ, आप 2 केजी सेब लाए और 1 केजी अंगूर। आपने कितना दुकानदार को पैसा दिया? 160 रुपये। फिर 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा भैया अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है भाई? व्यक्त करना है, यानी ग्राफ। ज्यामिति मतलब ग्राफ, और ग्राफ मैं बहुत इजी वे में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, माना कैसे आप करेंगे भाई? माना यहां पर 1 केजी, ठीक है बेटा, 1 केजी सेब का जो मूल्य है, सेब है ना भैया, हाँ, 1 केजी सेब का जो मूल्य है वो क्या है? मान लीजिए मूल्य x रुपया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, ये है। ठीक है भैया, और यहाँ पर ये भी मानना पड़ेगा एवं ये आपको ये वाला हिस्सा जो बीजगणित यानी इसको एल्जेब्राइकली कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? 1 केजी, ठीक है, 1 केजी जो अंगूर का मूल्य है, इसको समझिएगा। अंगूर का जो मूल्य है, अंगूर का मूल्य आप क्या करिए, अंगूर का जो मूल्य है यहाँ पर मान लीजिए y है। ठीक है, y रुपया। तो अगर आप 2 केजी सेब और प्लस 1 केजी अंगूर खरीदते हैं और 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी का कितना होगा? केस नंबर 1 देखेंगे, यानी सबसे पहला जो केस है, यानी केस नंबर फर्स्ट आप देखेंगे। इसमें क्या सीन हो रहा है कि अगर 2 केजी सेब ले रहे हैं तो भैया कितना पैसा देना पड़ेगा? 2x। 1 केजी यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 × y। टोटल कितना पैसा लग रहा है यहाँ पर? 160 रुपये। मेरी बात समझ आ रही है? अरे जरा इस बात को समझिए भाई कि अगर 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है तो 2 केजी का कितना होगा? 2x। अरे दुकानदार को आप जब अंगूर भी खरीद रहे हैं और सेब भी खरीद रहे हैं, दोनों चीज, तो दोनों का मिला के पैसा 160 रुपया दे रहे हैं ना। हाँ, अंगूर कितना ले रहे हैं? ठीक है, 1 केजी। तो 1 केजी का दुजाम भैया y रुपया है, तो 1 × y। ठीक है, अब 1 महीने बाद क्या है? 2 केजी खरीदने। केस नंबर 2 देखेंगे भाई, केस नंबर यही चीज है, केस नंबर 2। ठीक है, पूरा साफ सुथरे से कॉपी पे लिखना है, ये नहीं कि घाउस पाउस कर दें और एग्जामिनर का जो कॉपी देख के आपका मूड खराब हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि 4 केजी, तो अगर 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है तो 4 केजी का कितना हो जाएगा? यानी 4 × x। अब देखिएगा भैया 2 किग्रा, यहाँ पर 2 × y, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल है हमारा 300 रुपया, ये हो जाएगा 300, समीकरण नंबर 2। चलिए ये हो गया। अब ये हो गया एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। इस चीज को हम क्या करेंगे? ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, और बहुत ही आसान है। जब नंबर बहुत ज्यादा बड़े हों तो जो ग्राफ में हम जो पैमाना लेते हैं वो 10, 20, 30 या 50, 100 ऐसे कर सकते हैं। आप देखिएगा ग्राफ। ठीक है भाई, ग्राफ देखिएगा, ग्राफ ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया इसका। ठीक है, यानी ये जो सिचुएशन था उसका मैंने अलजेब्राइकली एक्सप्रेशन दिखा दिया। ये है हमारा समीकरण 1 और 2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझिएगा, ये मूल बिंदु होता है 0,0, इसमें कोई समस्या नहीं। मूल बिंदु का निशान क्या होता है भाई? 0,0। ठीक है, 0,0 ये मूल बिंदु का निशान हो गया। अब देखिए, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होता है। सरल रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, हमेशा इस तरह से होता है, ax + by = c टाइप का। कोई भी समीकरण अगर इस फॉर्म का है, इस तरह से दिखने का है, तो ये जो इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का होता है। अगर आप देखें तो ये ax + by = c। c हमारा कांस्टेंट है 160, a का मान 2 है, b का मान 1 है। ठीक है, यानी एक सरल रेखा है जिसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे संख्याएं बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? जो इंटरवल लेंगे, एक बड़ा सा यहाँ पर 50 का ले लीजिए बेटा। ठीक है, यहाँ पर आप 100 ले लीजिए,
ये 100 ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 150, क्लियर हुआ बेटा। यहाँ पर हो जाएगा 200 और यहाँ पर हो जाएगा 250, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 300, ठीक है। इसके आगे इस तरह से चलता जाएगा 350। मैंने क्या किया है 50, 100, 1 मिनट, ये 100, ठीक है बेटा, ये 100, ये 50 है, 100 है, ये ऊपर भी वही काम कर देंगे। 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 300, ये चलता जाएगा। ये कितना होगा भाई 50, ठीक है। ये चीज अपने से करना है, ये गड़बड़ नहीं करना है। 100 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 150, यहाँ पर हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 250 और यहाँ पर है ये 300, ठीक है। तो ये अच्छा वाई एक्सिस पे जो निर्देशांक होता है इस तरह से हो जाता है। वाई एक्सिस पर जो निर्देशांक होता है अगर ये निर्देशांक के रूप में देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब देखिएगा, सबसे पहले ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले जो समीकरण नंबर 1 का है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढते हैं। दो बिंदु मिल जाए, दोनों बिंदु को हम क्या कर देंगे मिला देंगे स्केल से, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। समझिएगा, एक्स अक्ष पर हम क्या करेंगे, मैंने बार बार बताया कि बेटा एक्स अक्ष पर हमेशा जो होता है, एक्स अक्ष पर हमेशा y 0 होता है। सबसे पहले हम खोज रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट मिल जाए, तो इसमें y 0 रख देंगे, तो यहां से जो x का मान आएगा y 0 रखेंगे यहां पर, तो y 0 हो गया तो 2x = 2, तो यहां पर ये फाइनली x का मान आ जाएगा 80। जरा 80 कहां पर हो सकता है, ये देखिए आपको एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। ये 50 से 100 है तो 80 कहीं होगा, ठीक है, बीच में कहीं 75 होगा, तो यहां पर कहीं 80 होगा, बताइए है, ठीक है। ये अगर हम पॉइंट के रूप में देखें तो 80,0 हो जाएगा, इसको हम ए नाम दे दें, ठीक है, ए नाम दे दिए, क्लियर हुआ इसमें। अब देखिएगा यहां पर इसी में y अक्ष पर बेटा, y अक्ष पर क्या करेंगे, एक y अक्ष पर पॉइंट ढूंढ लीजिए। y अक्ष पर क्या करेंगे, अगर आप y एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढेंगे तो वहां पर हमें x का मान 0 रखना पड़ेगा, और जैसे आप x का मान 0 रखेंगे y का मान 160 मिल जाएगा। और 160 कहां हो सकता है, देखिए 50 है, 100 है, 150, 160 कहीं यहीं पर होगा। इसको आप b मान लीजिए, एक रफली ड्रॉ करना है, 0 का मान यहां पर हो जाएगा 160। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप पकड़ के मिला देंगे ना, चलिए कान पकड़ के मिला दीजिए, और जैसे ही आप मिलाएंगे बेटा, जैसे आप मिलाएंगे इसका जो है ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा एक कलर से फिल कर देते हैं, ठीक है भैया। ये हो गया, एक मिनट, हाँ चलिए, ये आप स्केल से मिलाएंगे, इसमें स्मार्ट बोर्ड में एक स्केल दिया रहता है। ये किसका ग्राफ है, 2x + y = 160। हमें यहां पर ज्यामितीय रूप में विभक्त करना है। ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है, ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है। हेलो, हाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, फिर से पहला, अब दूसरे वाले के पास आते हैं। दूसरा समीकरण फिर से वही काम करेंगे, एक्स अक्ष पे भैया एक बिंदु ढूंढ लेंगे एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या है, y का मान 0 कर देंगे। y का मान जैसे 0 करेंगे तो x, ठीक है, y का मान 0 करेंगे तो 4x = यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 7, यहाँ पर जो x का मान आएगा 4 7 28, 2 बचेगा भैया, 4 5 20, यानी x का मान 75। 75 कहाँ हो सकता है भाई, 75 कहाँ हो सकता है, ये तो 80 था। अभी थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें हमको ना बड़ा बनाना चाहिए था, ये जो डायमेंशन है थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, y का मान 75 है ना, y का मान 75 है यहीं पर, ये तो 80 था, तो 75 मान लीजिए अभी थोड़ा सा पहले होगा, सपोज करिए ABC, ठीक है बेटा, ये आप मान लीजिए 75,0, ये है सपोज करिए ये वाला C पॉइंट 75,0, ठीक है। अब ये y अक्ष पर एक पॉइंट ढूंढ लीजिए भैया। y अक्ष पर क्या पाएंगे, y अक्ष पर हमेशा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0, यानी इस समीकरण में x का मान 0 करेंगे तो y का मान आ जाएगा 150, ठीक है। अरे भैया x 0 करेंगे तो 2y = 300, तो y का मान कितना आ जाएगा 150 यहीं पर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं भैया, ये चीज अगर आप मिलाएंगे ना, ये चीज आप मिलाएंगे ना, ये आपको मिलेगा। अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे
ठीक है। अगर थोड़ा सा इसे आगे आप लेके जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों जो है ग्राफ कहीं ना कहीं, अगर आप इसी तरह से इसको बढ़ाते जाएंगे, इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे ना, और ये जो है भैया इसको आप बढ़ाएंगे ना, तो ये आप बढ़ाते 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 तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? एक दूसरे को कट कर जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही भाई? ये कट कर जाएंगे तो ये हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इस तरह से बढ़ा देंगे, अगर दोनों लाइन पैरेलल होती तो ये दोनों रेखाएं कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और यहीं पर पीछे जैसे बढ़ाएंगे तो किसी एक बिंदु पर क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका सामने सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, यानी बीजगणितीय रूप है, और हमारा ये इस पूरे समीकरण का क्या है भाई, समझ में आया? सभी बच्चे बताएं समझ में आया क्या? ये किसका इक्वेशन है? 2x है प्लस y है इक्वल टू यहाँ पर है 160। दूसरे का क्या है भाई? दूसरा है यहाँ पर 4x है प्लस यहाँ पर है 2y है, 2y इक्वल टू यहाँ पर है 300। हमारा दूसरा इक्वेशन बस हो गया। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। हमने एक पॉइंट x एक्सिस पर ढूंढा है भैया, और एक दूसरा y एक्सिस पर। ठीक है, और जैसे 2 बिंदु मिला, अगर आपको रेखा खींचना है, एक पॉइंट ए मिल जाए और दूसरा पॉइंट कहीं मिल जाए, तो अगर दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार करा है, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूं, लेकिन फिर भी ये बार बार घूम के आता रहता है। ठीक है, मैं इस प्रश्न को देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी आ ही जाता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इतना बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ना। ये कह रहा है कि एक मीनार के पात बिंदु से मीनार और मकान, जहां मीनार और मकान की बात आ जाए तो आप समझिए कि मीनार की हाइट ज्यादा बनाना भैया। तो एक मीनार के पात बिंदु से आप जो है एक बना लीजिए, पात बिंदु से यानी बॉटम पॉइंट, निचला वाला हिस्सा, ठीक है, से एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। अच्छा, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। बस बहुत आसान। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर बेटा आपको जो मीनार बनाना है तो मीनार आप ज्यादा हाइट का बनाएंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि मीनार हम थोड़ा सा आपको ज्यादा है, हालांकि मकान भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मीनार, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ता है कि माना क्या है भाई, माना PQ क्या है, माना PQ क्या है, ये मीनार है। ठीक है, मीनार है, अगर आपने मान लिया मीनार है, और PQ की जो हाइट है ये प्रश्न में दिया है कितना है, 50 मीटर। ये हम नहीं करें, प्रश्न में करें। अब आपको एक मकान, ठीक है, इधर आपको मकान, ये आप जमीन बना लीजिए भैया, जमीन पर ही सब कुछ रहेगा, मीनार हो चाहे मकान हो चाहे हम हो चाहे आप हो, दुनिया कोई प्राणी हो, इसी जमीन पर ही होगा। ठीक है, ये PQ है, ये R है, S है। देखिए बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है ये ना, तो इसमें हम समझा के करेंगे, मेरी बात समझे। और ये जहां पर है इसको आप, ये ऊपरी वाले हिस्से को आप पैरेलली इस तरह से मिलाएंगे, PQRS, आप बेटा इसको टी कर लीजिए। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ? अब समझिएगा, ये जो मीनार है ये इसका बॉटम पॉइंट है यानी पाद बिंदु है, और ये क्या होगा, ये मीनार का शिखर होगा। और ये भी मानना पड़ेगा, एवं ये आपको लिखना पड़ता है भाई, एवं माना, ये लिखने का भी नंबर मिलता है, माना SR क्या है, मकान है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए मकान है। तो अब क्या करना है, प्रश्न अब पढ़िए, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की बात हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्नयन कोण की बात हो रही है तो ये कंफर्म है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। तो भैया ये है मीनार का पाद बिंदु और ये मकान का शिखर। और जब आप इसको शिखर को देख रहे हैं, जब आप शिखर को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण है, यहाँ पर जो उन्नयन कोण है, ठीक है, ये जो उन्नयन कोण है बेटा यहाँ पर है 30 डिग्री। क्लियर हुआ? ये प्रश्न में कह रहा था, हम नहीं कह रहे, ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, कह रहा है कि अच्छा भवन के पाद बिंदु से, अब देखिए ये भवन का पाद बिंदु है से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जब यहां से हम यहां पर इसको देख रहे हैं भाई, इसको हम जब देख रहे हैं, इसको हम जब देख रहे हैं तो यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये कितना बन रहा है भैया, 60 डिग्री बन रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न में दिया है 60 डिग्री है।
ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए यहां से जब हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये है हमारा, और ये आप एरो बना लीजिए ताकि आपको पता चले कि कहां से किस तरफ देख रहे हैं। अब समझ में आया। कह रहा है कि ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ये जो मकान कितने हाइट पे है, बहुत आसान है। माना, ठीक है, माना भैया आप मान लीजिए, माना मकान की जो ऊंचाई है, मकान की जो ऊंचाई है, मकान की जो ऊंचाई है यहाँ पर, मकान की जो ऊंचाई है यहाँ पर SR, इसको मान लीजिए H, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए इसकी हाइट को H मान लीजिए। अच्छा, दोनों मकान और मीनार के बीच में दूरी नहीं दिया है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, माना, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा भैया, माना। ये थोड़ा 6 नंबर वाला प्रश्न है ना, इसलिए मैं सारी चीजें दिखा रहा हूं। माना मकान, ठीक है भैया, मकान एवं मीनार के बीच, माना मकान एवं मीनार के बीच की जो दूरी है, मीनार के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है, आप क्या मान लेंगे, दूरी x है, ठीक है, x मान लीजिए, हो गया। अब देखिए अगर ये h है तो जरा ये बता, अच्छा ये x है तो ये भी तो x होगा, इसमें कोई समस्या नहीं, ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा। अच्छा इतना h है, ये वाली हाइट इतना h है, यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक h है, तो जरा बताएं कि ये वाली हाइट कितना हो जाएगा भाई, ये 50 माइनस h नहीं हो जाएगा, 50 माइनस h नहीं हो जाएगा, जरा इसको देखिएगा, ये वाली हाइट, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए दो फार्मूले लगाना है, एक PQR यानी बड़े वाले, ये पूरी हाइट हमारा h है, तो बस कुछ नहीं करना है, दो बार आपको tan थीटा का फार्मूला लगा देना है, सॉल्यूशन शुरू हो गया, ट्रायंगल PQR में तुरंत हो जाएगा। अगर ये फिगर बन गया तो 6 नंबर आपका 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा भाई, बहुत आसान होता है, बस इसमें फिगर बनाने आना चाहिए, कहां से किसको देख रहे हैं, कहां उन्नयन कोण बन रहा है, कहां अवनमन कोण बन रहा है, यही चीज आपको ध्यान देना है भाई। तो ट्रायंगल PQR में अगर आप tan 60 डिग्री की बात करेंगे, tan 60 डिग्री और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, यानी यहाँ पर PQ हो जाएगा, समझ में आ रहा है, लंब अपान में आधार कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर R आधार कितना हो जाएगा PR, ठीक है, PR ये है हमारा कितना, ये तो 50 मीटर है, और PR कितना है x, ये वाली लंबाई। tan थीटा बराबर ये 60 डिग्री, tan थीटा कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, यानी ये पूरी लंबाई हो जाएगी h, क्लियर हुआ, हो गया। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, √3, और यहां से जो 50 है, 50 अपान में x का मान कितना आ जाएगा, 50 अपान में √3। आप सोच रहे होंगे सर x का मान तो नहीं पूछा था, इसको हम अपनी सुविधा के लिए समीकरण नंबर 1 दे देते। हाँ, मकान और मीनार के बीच की दूरी नहीं पूछा था, लेकिन यकीन मानिए बिना इन दोनों बीच की दूरी निकाले हुए आप जो है ये वाला h निकाल ही नहीं पाएंगे। अब देखते हैं असली चीज जो निकालना है। अब ट्रायंगल PSR में देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल आप देखेंगे PSR है भैया, ये वाला आप ट्रायंगल देखेंगे PSR, ट्रायंगल P है, S है, R में, ठीक है, tan 30 डिग्री अगर आप लगाएंगे tan थीटा, तो लंब यानी H और आधार क्या हो जाएगा x। अरे tan थीटा 30 डिग्री, ये लंब हो जाएगा, आधार x हो जाएगा, तो हो तो गया, ये हो जाएगा 1/√3, इसका मान देखिए, कैलकुलेशन बड़ा आसान है, इसका अगर फिगर बन गया तो सवाल बहुत आसान है, एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x अगर इधर रख देते हैं भैया, x अपान ये हो जाएगा √3 = h ही बताना था, और x का मान समीकरण नंबर 1 क्या है, हो गया। एक समीकरण यहाँ पर 50 अपान में √3 है, और नीचे √3 पहले से है, यहाँ पर हो जाएगा 50 अपान में 3, ये हमारा इसका मान हो जाएगा 50 अपान में 3, बस हो गया। 50 का अगर तिहाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16 × 48, 17 51, 16 दशमलव कुछ आएगा, खैर उतना नहीं याद करना है। अगर दोनों मकान और मीनार के बीच की दूरी पूछता है तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 50 अपान में √3, ठीक है, 50 अपान में √3, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से समझेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में समय देना पड़ता है, आप तुरंत करेंगे ना तो ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप सोच रहे होंगे सर अभी तक 4 ही क्वेश्चन हुआ है। 4 क्वेश्चन नहीं, ये कई क्वेश्चन के बराबर है। tan थीटा बराबर इतना ही, कई बार आप कर पाएंगे। एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन मैं खूब कराया हूं कि एक आप ट्रायंगल बनाएंगे, यहां पर tan थीटा, ये थीटा बना लेंगे। tan थीटा बराबर लंब अपान में आधार, ये है हो जाएगा 3x, इसको आप 5x, अगर आप इसको निकालेंगे 5 5 25, 3 3 9, ठीक है। लंब अपान में आधार होता है, ये कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 5 5 25, ये एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा √29x, पाइथागोरस थ्योरम से √29x हो जाएगा। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता हो, बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, तो ये सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। अब इस ट्रायंगल की सहायता से हम साइन, कॉस, टेन सब वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आप देखें जो हमें निकालना है, यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, लंब अपान में आधार यानी 3x, लंब अपान में कर्ण यानी 3x अपान में, ये हो जाएगा √29 x से x कट जाएगा तो 3 अपान में √29, बस हो गया, सब वैल्यू निकाल जाए। अगर साइन थीटा का मान निकल गया है तो जरा बताएं कि कोसेक थीटा का मान बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या। कोसेक थीटा तो बस पलट दीजिए, √29/3, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। सारे बच्चे आज कमेंट करके बताएंगे, जितने बच्चे वीडियो को लाइक देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट छाप दें कि ये सारे जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं क्या ये आपको समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है। अच्छा, कॉस थीटा का मान निकाल दीजिए। कॉस थीटा क्या आता है फार्मूला, आधार अपान में कर्ण, आधार कितना है तो x से x कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपान में √29, अगर इसका मान निकल गया तो सेक थीटा क्या हो जाएगा √29/5, क्लियर हुआ। तो ये साइन थीटा का मान पता चल गया, कोसेक थीटा का मान, कॉस थीटा, सेक थीटा यहां पर रख लेंगे। थोड़ा बहुत कलम चलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप पूरा सोच रहे हैं कि दिमाग बचा के रखें सीधे एग्जाम में फोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा भैया। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड होते हैं, ये वाला ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको मैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये वाला ललन टॉप क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समय, दूरी, चाल वाला जो प्रश्न है, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है। अगर आप इतना कर ले गए, लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएगा, हमेशा आता है। बस इसको आप समझना है कैसे। आपको फार्मूला क्या है भैया, एक फार्मूला अगर आप देखते होंगे समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी, ठीक है, बहुत बेसिक सा फार्मूला है, दूरी अपान में चाल, ये एक ही फार्मूला है, समय बराबर दूरी अपान में चाल, ठीक है। आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो कई क्वेश्चन, ये t बराबर डिस्टेंस अपान में ये जो हो जाता है स्पीड, या कभी कभी स्पीड निकालना हो तो d/t हो जाता है, या कभी डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर समय गुणते चाल यानी s हो जाता है, ये चीज समय गुणते चाल हो गया, ये निकलता। अब समझेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा भाई, एक समान चाल से कि मतलब स्पीड घट नहीं रही है ना ही बढ़ रही है, एक फिक्स स्पीड से चल रही है, मान लेते हैं ए से बी है, ये कितना दूरी है 360, कोई दिक्कत नहीं, 360 किलोमीटर है, ये दिया है, हमसे नहीं। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मान लीजिए ए से बी तक जाने में, तो कह रहा है वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है रेलगाड़ी की चाल के अंदर। इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, जरा समझिएगा। माना रेलगाड़ी की चाल क्या, प्रश्न जहां से खत्म होता है, माना, ठीक है, माना रेलगाड़ी की जो चाल है, माना जो रेलगाड़ी की जो चाल है, माना जो रेलगाड़ी की चाल है, प्रश्न में मान लेते हैं भैया x किलोमीटर पर आवर है, बस मान लीजिए, इसमें कोई समस्या। अगर आपने माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो जरा ये बताएं कि 360 किलोमीटर, जब चाल क्या है भैया, एक समान चाल, मतलब अभी जब चाल x किलोमीटर पर आवर है तो
ए से बी तक जाने में यानी 360 किलोमीटर जाने में, इसको जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, माना ये आप मान लीजिए, माना 360 किलोमीटर जाने में लगा समय t1 है। अभी जब चाल, गाड़ी की चाल क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर है, समझिएगा, यानी t1 क्या हो जाएगा भाई, समय बराबर दूरी कितना है, दूरी यही ना है 360 है किलोमीटर, ठीक है, दूरी है हमारा 360 किलोमीटर, समय बराबर कितना हो जाएगा भैया, दूरी अपान में चाल यानी 360 अपान में x। इसमें कोई समस्या नहीं, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब देखिएगा, अब इसी दूरी को कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल थोड़ी सी बढ़ जाए, जरा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर इसी दूरी को तय करने के लिए कोई अगर तेजी से, मान लीजिए अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि 4 घंटे, अभी चलिए अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहा है कि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए, माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है भैया, रेलगाड़ी की चाल, ये सब लिखना पड़ता है, चाल जो है क्या हो जाए, x यानी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो अब जो है 360 किलोमीटर तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा भाई, लगा समय आप t2 मान लीजिए, t2 है, तो अब ये t2 कितना होगा, जरा ये बताएं बेटा, t2 यानी फिर से फार्मूला वही, समय बराबर दूरी तो हमारा वही, लेकिन चाल इस बार क्या है, पहले 1 किलोमीटर पर आवर था, अब 5 किलोमीटर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो बड़ा आसान सी बात है कि यानी अब जो है चाल x + 5 किलोमीटर, ये है समीकरण नंबर। अब सवाल को समझिएगा, ये है, अब हमारा जो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 8 नंबर छोड़ के चले जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, जरा सोचिएगा, ये जो t2 है ये 1 घंटे कम समय लग रहा है, बड़ी कॉमन सी बात है। एक एग्जांपल समझिए कि सपोज करिए कि चाल है, इसको ये पहली बार जो है सपोज करिए कि 4 घंटे लग रहा है, दिमाग में अगर गाड़ी की चाल बढ़ जा रही है तो कह रहा है कि 1 घंटे कम समय लग रहा है, यानी जो t2 है सपोज करिए ये पहले 4 घंटे लग रहा है तो ये 1 घंटे कम लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ जा रही है तो उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, क्लियर है। तो भैया ये जो हमारा हो जाएगा, इसमें आपको करना होगा, तो हम चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में बराबरी हो जाए, तो बताइए 4 है 3 है, तो हम ऐसा क्या कर दें, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तब जाके दोनों के बीच में बराबरी होगा। बच्चे इसमें 1 जोड़ देते हैं तो समीकरण गड़बड़ा जाता है, ठीक है, तो इसमें प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि ये 1 घंटे कम समय ले रहा है, यानी दूसरी बार इसमें 1 जोड़ देंगे ना भैया, तब जाके दोनों के बीच में बराबर हो जाएगा। t1 कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा 360 अपान में x, ठीक है, और t2 कितना है 360 अपान में x + 5, और ये हो जाएगा +1, क्लियर हुआ। ये आपका समीकरण हो गया, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ax² बेटा bx + c। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फार्मूला लगा दीजिए, x = -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट जो है यहाँ पर b² - 4ac अपान में यहाँ पर 2a, ठीक है, ये आपका फार्मूला। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक, ये आपका काम है, x का मान निकालना है, कुल मिला के इसमें x अननोन है वही निकाल देंगे। सवाल इसमें बेसिकली क्या था कि समय बराबर दूरी अपान में चाल, और ये जो टेक्निक था यहां पर मैंने बताया कि कैसे बैलेंस होगा, ठीक है, क्लियर हुआ, एकदम ललन टॉप प्रश्न है। इसके आगे आप क्या करेंगे भैया, सॉल्व इट, ठीक है, ये सॉल्व इट मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत आपको, मेरा काम है इक्वेशन बना देना, x + 5 एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसा समीकरण बनेगा, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, x का मान प्लस आएगा। अब देखिएगा फिर से वही, हाँ, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा ले गया समय बहुत आसान, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार है, रास्ता है, कहीं न कहीं जाएगा,
ठीक है, ये बताइए रास्ता जाता है कि हम लोग जाते हैं? रास्ता नहीं कभी जाता है, रास्ता स्थिर होता है, जाते हम लोग हैं, इंसान उस पर चलता है। मेरी बात समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल जब आप करेंगे ना बेटा, तभी आपका दिमाग खुलेगा। क्वेश्चन बना बनाया देगा, आप सॉल्व कर लेंगे, आपका दिमाग कुछ लगा ही नहीं। जब समीकरण बनाना हो और उसे खुद से सॉल्व करेंगे ना, तब मजा आता है, तब दिमाग लगता है। सवाल को देखेंगे क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। भैया पाद का मतलब है बॉटम पॉइंट तक। यहाँ पर सपोज करिए ये हमारा मीनार है। जब भी मीनार बोलेंगे तो मीनार को ये नहीं कि पीसा की झुकी हुई मीनार बना दे। लीजिए सब टेढ़ा वाला मीनार नहीं बनाना है, ठीक है। ये राजमार्ग है और राजमार्ग का मतलब भैया ये हमारा रोड है, ठीक है। ये बिंदु सी से हम चलना शुरू कर रहे हैं। ये रास्ता जो सीधे जा रहा है ये मीनार की तरफ जा रहा है। मीनार को हमेशा 90 डिग्री पे आप मतलब जमीन से वर्टिकल बनाएंगे, खड़ा बनाएंगे। जो बच्चे हमें हमारे संजीवनी बैच से जुड़ चुके हैं उनका धन्यवाद, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि यार मैं फेल हो जाऊंगा ऐसा तैसा, ठीक है, सभी बच्चों का मैं कमेंट देखता हूं। अब क्या कह रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के औनमन कोण पर देखता है। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द औनमन कोण। अगर जहां पर औनमन कोण की बात आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये कह रहा है मीनार का, ये क्या है, मीनार का पाद बिंदु यानी निचला वाला हिस्सा, ये भी क्या होगा, शिखर, टॉप वाला पॉइंट। तो यहां पर कोई किसी भी तरह से सीढ़ी लगा के खींच खाच के, मान लीजिए किसी भी तरह से स्पाइडरमैन है चाहे शक्तिमान है, जाके बैठ गया और बैठ गया तो यहां पर कहीं एक कार है, ठीक है, चाहे एक आदमी यहां पर खड़ा है, ये जमीन पे ही खड़ा होगा ना। तो जब इसको देख रहा है तो इसका यहां से बी से जब इसको देख रहा है बेटा ना, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा हम कलम दूसरा यूज कर ले। चलिए ये है हमारा, इसको हम वाइट से फ्रेम कर दें, ठीक है। मतलब बी से सी की तरफ देख रहा है किसी व्यक्ति को, तो औनमन कोण यहां पर देखिए, औनमन कोण की बात हो रही है, औनमन कोण की बात हो रही है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं यहां पर ये औनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जितना औनमन कोण होता है उतना ही यहाँ पर उन्नयन कोण होता है। अगर वो 30 डिग्री बेटा तो ये भी 30 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और अपनी सुविधा के लिए आप जहां पर रहेंगे वहां से हमेशा एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे स्केल से, ठीक है। ये स्केल से आप खींचेंगे, यहां पर हो गया 0, एक मिनट, इस पर क्यों इससे अच्छा तो हाथ से, ये जहां पे आप रहेंगे ना बेटा, जहां पर आप रहेंगे एक पैरेलल लाइन आप खींच लीजिए, अपने से खींच लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये पैरेलल लाइन आपने खींच लिया, क्लियर हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं। तो आप कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चल रही कोई कार है, या कार है कि कोई आदमी है, पर खड़ा एक आदमी एक कार को, अच्छा एक कार को, यहां पर कार है, यहां पर ये आदमी खड़ा है, वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये बिंदु बी पर कोई आदमी है और कार यहां पर है, तो कार धीरे 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 क्या है, मीनार की तरफ चल रही, ठीक है। तो किसी समय जब वहां से देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बना। कुछ समय बाद देखा, कुछ समय बाद जब कार मान लीजिए किसी बिंदु डी पर पहुंच जाती है, सपोज करिए किसी समय बाद, तो अब जो उन्नयन कोण देख रहा है, अब जो यानी कह रहा है एक समान से चाल जाए, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद अब जो है औनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है वहीं से, ठीक है। वहीं से जब दोबारा देखता है वो व्यक्ति, ठीक है, तो अब औनमन कोण जो है बेटा यहाँ पर हम मान लीजिए, अब जो औनमन कोण है यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, इसमें कोई समस्या, ये 60 डिग्री, क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है, 6 सेकंड बाद क्या कह रहा है, तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है। अच्छा इस बिंदु से कहां से भाई, इस बिंदु से, किस बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ये बताना है।
यानी डी पॉइंट से अगर ए की तरफ पहुंचना हो तो कितना समय लगेगा, और समय बराबर जो फार्मूला होता है दूरी अपान में चाल, यानी डी बाई हमें स्पीड निकालना है। तो हमको तो कुछ दिया ही नहीं है प्रश्न में। अच्छा चलिए निकाल देते हैं सब कुछ। अगर नहीं पता है, ये हाइट आप मान लेते हैं y, ठीक है, ये दूरी आप मान लीजिए x मत मानिए, एक मिनट। अब देखिएगा क्या होगा इसमें, इस बिंदु से मीनार के पास तक, इस बिंदु से काया है बिंदु डी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी अपान में चाल। अच्छा एक चीज आपको करना पड़ेगा, माना ये आपको करना पड़ेगा भैया, माना कार की जो चाल है, कार की जो चाल, हालांकि इसी तो नहीं निकालना है लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा। अगर कार चल रही है ये सी से यानी मीनार की तरफ इस दिशा में, तो कुछ न कुछ चाल जरूर होगी कार की। तो माना कार की जो चाल है बेटा वो x किलोमीटर पर आवर है, ऐसा हमने मान लिया कि सब कुछ मीटर में दिया है, हाँ x किलोमीटर पर आवर है, या x मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, x मीटर है बेटा पर सेकंड, इसमें कोई समस्या नहीं, x मीटर पर सेकंड है। तो जरा बताएं कि यहां से ये C से D तक जाने में कितना समय लगेगा। 6 सेकंड बाद कार, अरे भैया इसलिए हमारा जो CD हो जाएगा, C जो D होगा वो क्या हो जाएगा, समय गुणते चाल, और समय कितना लग रहा है 6, और चाल क्या है x, यानी यहाँ पर ये जो दूरी हो जाएगी बेटा, ये दूरी जो हो जाएगी ये हो जाएगी 6x। इसमें कोई समस्या नहीं, आप समझिएगा, धीरे धीरे निकलेगा। अच्छा हमें जो निकालना है यानी D से A तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो निकालना है। जरा आप ट्रेंगल ABD में ध्यान से देखिए, कुछ चीज रटनी नहीं है, मैं भी कभी रट वट के नहीं आता हूं। ट्रेंगल, ठीक है, समझना है। ट्रेंगल ABD में, ट्रेंगल ABD में भैया, ABD में आप देखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री अगर आप देखेंगे तो लंब यानी यहाँ पर y है, और जो आधार हो जाएगा बेटा AD, और tan 60 डिग्री का मान कितना है भाई, √3, ठीक है। तो y अपान में यहाँ पर AD हो जाएगा, तो जो AD का मान हो जाएगा ये हो जाएगा y अपान में √3, इसमें कोई समस्या नहीं, y अपान में √3। ये दूरी कितना है भाई, y अपान में √3, इसमें कोई समस्या नहीं, ये वाली दूरी हो गई y अपान में √3। अब देखिएगा, ठीक है, अब ये दूरी पता चल गया है, इसमें कुछ निकला नहीं। एक मिनट कार की चाल लिया गया, समय मान लेते हैं समय t है, t और चाल को x मान लेते हैं। एक मिनट, हाँ ये हमको मानना पड़ेगा ना, ठीक है बेटा। माना यहां से ये आप अगर मान लेते हैं, माना D से A तक, D से ये चीज हो गया, D से A तक जाने में, ठीक है बेटा, जाने में जो लगा समय आप t मान लीजिए, लगा समय आप मान लीजिए t, ये चीज आप कर लीजिए, माना समय t, यहां से यहां तक हो गया एक राइट। अब सही, ठीक है, मान लेते हैं कि D से A तक जाने में जो समय लग रहा है कितना है t है, और कार की चाल क्या है x मीटर पर सेकेंड है, t सेकेंड मान लेते हैं। तो ये जरा बताए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, x इंटू टी हो जाएगा भाई। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुणते चाल, यानी ये हो जाएगा t इंटू एक्स। हमने मान ही लिया कि यहां से यहां तक जाने में इसको समय t लग रहा है, और जो इसकी चाल है, किसकी चाल, कार की, x मीटर पर सेकेंड है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा भैया, tx। तो हो गया। अब ये सवाल हो गया, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, अब ये सवाल आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा भाई। अब एक बार दो ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे, एक ट्रायंगल ABD में, ठीक है, और एक ट्रायंगल ABC में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि x y t बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे, तीन, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दें भाई, हमें निकालना क्या है, समय यानी t निकालना है, कैलकुलेट कर दें। बताइए, अगर चाह रहे हैं कि कैलकुलेट कर दें तो हम कैलकुलेट करते रहे भैया, तभी आप कहेंगे। एक ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में आप कैलकुलेट कर दिए, सवाल किए ट्रायंगल ABD में
देखिए कुछ सवाल में क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। एक ट्रायंगल ABD में आप ट्रायंगल लेंगे tan 60 और लंब अपान में आधार tan 60 डिग्री है, कैलकुलेट करिए tan 60 डिग्री भैया, tan 60 डिग्री लंब अपान में आधार, आधार का मान कितना हो जाएगा tx, यानी यहां पर हो जाएगा ये √3 लंब अपान में यानी y अपान में tx हो जाएगा। तो y का जो मान आया √3 इंटू tx आया। इसमें कोई समस्या, हालांकि ये नहीं निकालना था लेकिन फिर भी आ गया, y इक्वल टू √3 इंटू tx आया। अब देखिए, अब एक पूरे वाले ट्रायंगल में ABC में, पूरा ABC में कोई समस्या, तो अगर ABC में आप देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लंब यानी y, आधार कितना हो जाएगा, ये लंबाई कितना है बेटा, ये 6x है, अब प्लस यहाँ पर है t इंटू एक्स, बस हो गया। क्लियर हुआ? ये tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 बाई, इसमें कुछ गड़बड़ी क्या, 1 बाई √3 बेटा y अपान में हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पर है बेटा tx। हाँ, y का मान साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। हाँ सही है राइट। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बेटा, 6x हो जाएगा ये प्लस tx, ये हो जाएगा √3 इंटू y का मान यहां से रख देंगे, ये समीकरण नंबर स्टार से y का मान क्या है भाई, हो तो गया, ये 6x हो जाएगा प्लस tx हो जाएगा ये √3 और y का मान क्या हो जाएगा √3 इंटू tx, √3 का √3 में करेंगे यहाँ पर 3 इंटू tx हो जाएगा, बस हो गया। tx को उधर ढकेलेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये 3tx हो जाएगा माइनस 2tx हो जाएगा, ये हो जाएगा tx, x कट जाएगा, t का मान आ जाएगा 6 सेकेंड, बस हो गया, यहां से आ गया t का मान 6 सेकेंड, ठीक है। d से a तक जाने में जो समय लगेगा वो 6 सेकेंड लगेगा, कैलकुलेट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ललन टॉप। इन्हीं सब प्रश्नों को तो भैया थोड़ा सा लगाना है, बाकी सब तो बहुत आसान है, ठीक है। यही सब प्रश्न तो हल करने वाले होते हैं, बाकी सब तो क्या क्वेश्चन दिए हैं तुरंत सॉल्व कर लेंगे, क्या मजा आया। हाँ, इसके प्रति क्वेश्चन भी आपकी समांतर श्रेणी का हर साल ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। क्या है भैया, क्या सवाल पूछा जाता है इसको समझिएगा। ये कुछ क्वेश्चन जो है ना एकदम ललन टॉप है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल। देखिए n पदों का योगफल बताना है, 2 पदों का बताना है, 4 पदों का बताना है, या 1 लाख पदों का योगफल बताना है, ठीक है। अगर चाहे s 100 बताना है, s फॉर सम 100 मतलब है 100 पदों का योगफल। आपको पता है बेटा कि समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल का फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में यहाँ पर 2a प्लस जो है n-1 इंटू डी, ये ना। इसमें क्या हमको पता हो, a यानी पहला पद, d पता चले यानी समांतर श्रेणी का सार्वंतर पता चले, तो हम कोई भी n का मान निकाल सकते हैं। यानी n पदों का योगफल निकालना है, 50 पदों का योगफल निकालना है, कुछ भी निकालना हो हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उसका पहला पद और d पद, तो इस प्रश्न में हमें नहीं पता है। तो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 7 पदों का योगफल 49, तो समांतर श्रेणी में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या समांतर श्रेणी में बेटा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है उसका पहला पद और साथ में उसका d यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है बेटा। d क्या होगा, तो मान लीजिए गणित में तो भैया नहीं जो पता होता है उसको मान के ही माना, समांतर श्रेणी का, इसको लिखिए समांतर श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का पहला पद अपनी कॉपी पे लिखिए, अपने से पहला पद, ठीक है भैया। ये पहला पद हमने क्या माना, पहला पद a है, a एवं इसको आप लिखना पड़ेगा, एवं जो है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है, सार्वंतर क्या है d है, ठीक है। माना समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सार्वंतर क्या है d है, बस।
तो कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल, चूंकि हम जो फार्मूला हमने बता दिया, तो n यानी S7 7 पदों का योगफल, यानी यहां पर n का मान हो जाएगा 7/2 2a प्लस n की जगह हमारा 7 रखेंगे, 7 में से घटाएंगे 6 हो जाएगा, 6 × d। S7 हमको दिया है 49 रख दीजिए भैया, यहाँ पर हो जाएगा 49/7 ये बाहर है, ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d, इसमें कोई समस्या नहीं। 7 से कटम पिटम करेंगे, ये हो जाएगा 7 एकम 7, इधर 7 7 49, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भाई, 7 गुना के यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 6d। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो 2a प्लस 6d इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 14, ये 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पर a प्लस 3d यहाँ पर इक्वल टू 7 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यानी a और d में एक इक्वेशन बना, अगर किसी तरह से a और d में एक और समीकरण बन जाए तो काम हो जाएगा। अब देखिएगा, कह रहा है फिर से उसी के लिए हमें दिया गया प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। पुनः वही बात, पुनः बेटा S17 जो है यानी फार्मूला करेंगे तो 17/2 ब्रैकेट में फार्मूला क्या यूज करेंगे, 2a प्लस n माइनस यानी 17 माइनस 1 इंटू डी। डी हमको पता ही नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी का डी अगर पता चल जाए तो उसका n पदों का योगफल बताना हो, 5 पदों का बताना है, 10 पदों का बताना है, 1 लाख पदों का बताना है, 2 लाख पदों, कितने भी पदों का योगफल बताना है हम बता सकते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड ए एंड डी ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समझिएगा, तो 17 यानी एस बार सम मतलब योग 17 नीचे लिखा है, यानी 17 पदों का योगफल कितना है भाई, 289। ये हो जाएगा 289। कैलकुलेशन भी आपको एकदम करना है, 17/2 हो जाएगा भाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 का 17 में गुणा करेंगे 289 आएगा, क्लियर हुआ। 17 से भाग देंगे तो ये 17 एकम 17 हो जाएगा और 17 से ही कटेगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर ध्यान से, 17 दूना के 34, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2a अच्छा यहाँ पर 17 है ना, ये तो 16 हो जाएगा, 17 में से एक जाएगा 16d हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16d, पूरे में 2 से भाग दे देंगे और यहाँ पर a प्लस 8d और यहाँ पर हो जाएगा ये 17, समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण 1 और 2 को सॉल्व नहीं किया जा सकता? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर हम इसको यहाँ पर लिख दें a प्लस 3d इक्वल टू 7, घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, खत्म, ये खत्म हुआ। 8 में से 5d हो जाएगा, 17 में से 7 जाएगा, ये 10 हो जाएगा। d का जो मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 5 दूना के 10, d का मान 2 आ जाएगा। और d का मान जैसे 2 आया रख देंगे, 8 दूना के 16, 16 को उधर ढकेलेंगे, 17 में से 16 जाएगा 1, फाइनली क्या आ जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा और d का मान आ जाएगा 2, हो गया। a का मान 1 और d का मान 2। अब हमें पूछ क्या रहा है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बताइए। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद पता चल गया हो हमको भैया, पहला यानी a का मान जो 1 है बेटा और जो d है 2 है, तो हमें जो n पदों का योगफल बताना है, कुछ नहीं n/2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है n/2 2a, a का मान क्या है 1 है, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 2, क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 से 2 कट जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा s। तो यानी इसके n पदों का योगफल n² हो जाएगा। इस तरह के सवाल मिलते हैं, ठीक है। ये है पूरा सॉल्यूशन और पूरा बाकायदे लिख के हम बता रहे हैं। मुख्य फार्मूला मैंने इसके सर पर ही लिख दिया, कितना इंपॉर्टेंट है इस फार्मूले का आप देख पा रहे हैं। यानी किसी समांतर श्रेणी में अगर बेटा पहला पद यानी a पता हो और d पता हो तो उसका n पदों का योगफल बताना। अब जैसे इसी प्रश्न में कह दे Sn छोड़ दीजिए, ये बोल दे कि S100 बताइए, यानी 100 पदों का योगफल बताइए, यानी S100
कुछ फार्मूला नहीं करेंगे, 100/2 क्लियर हुआ, अपान में यहाँ पर 2a हो जाएगा, 2a, a का मान 1 है भाई, और यहाँ पर है n के जगह 100 कर देंगे, 100 - 1 इंटू d का मान है 2। अब सॉल्व कर लीजिए। यकीन मानिए अगर आपके n पदों का योगफल निकल गया है, n का मान 100 रख देंगे, यहीं पर आ जाएगा, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर बार, ठीक है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है भैया बड़ा ललन टॉप है। किस अनुपात में बिंदुओं देश और देश को मिलाने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करती है, ये ललन टॉप प्रश्न हर बार हम कराते हैं। इस क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी है ये क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को रहने देंगे, ये वाला तो हट गया, इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, ठीक है। हाँ 1 मिनट, ये क्वेश्चन ये वृत्त वाला, हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया है। इस तरह के सवाल मैंने बहुत कराए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस के लिए दी जा रही हैं। अब देखिए, हाँ माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। सवाल को समझिए, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कितना ही आसान क्वेश्चन है भैया। यहां पर एक बार देखेंगे, एक मिनट बेटा, 1 मिनट, इसको सेट थोड़ा कर लिया जाए यहां पर। हाँ इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे सॉल्यूशन। ये देखिए माध्य माध्यिका से हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है। माध्य माध्यिका बहुलक कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का जो बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की संख्या, ऐसी कितनी पेटियां थी जिसमें आमों की संख्या 50 से 52 थी? ऐसी पेटियों की संख्या 15 थी। 53 से 55। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसमें हाँ इसमें माध्य निकालना है, माध्य निकालना है भैया, ये माध्य निकालना है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। 50 से 52, ठीक है, 53 से 55, 110, 56 से 135, 59 से 197, ठीक है ये चीज। अब इसमें करते क्या है कि जो वर्ग चिन्ह है, इसमें कह रहा है आप अपने माध्य याद करने की किस विधि का प्रयोग किया है। तो इसमें कह रहा है, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ही पड़े, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है, जो प्रत्यक्ष विधि है आप वही यूज करेंगे बेटा। प्रत्यक्ष विधि क्लियर हुआ? प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड आप यूज करेंगे, ये ज्यादा सही पड़ता है। क्योंकि भले इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आए, लेकिन आपका जो है आंसर आ ही जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से क्या फार्मूला होता है? जो x बार होता है इसमें होता है सिग्मा fi इंटू एक्स आई, सिग्मा fi इंटू एक्स आई, सिग्मा f, ये याद करिए। लेकिन इसमें जो x होता है वो नहीं पकड़ में आता है कि क्या मामला x का है। इसमें जो होता है x, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाते हैं। ये जो टेबल है बेटा इस तरह से बनाते हैं, इसको हम नया टेबल बनाते हैं। याद करिए, कुछ याद आ रहा है? ये जो हमारा दिया है आमों की संख्या, ये वर्ग अंतराल बोला जाता है, ठीक है, ये है वर्ग अंतराल, ठीक है, ये है बारंबारता। बारंबारता ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही, इसको fi से, ठीक है। अब इसमें ये जो चीज निकालते हैं बेटा, ये जो टेबल होता है ये होता है वर्ग चिन्ह का, ठीक है, वर्ग चिन्ह का, यानी यहां पर xi, और जैसे ये निकलता है इसके बाद fi इंटू यहाँ पर, ठीक है, ये fi इंटू यहाँ पर xi निकाल दिया जाता है, या xi इंटू जो भी आप कहें, xi इंटू fi, ठीक है ये चीज। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है, ये 50 से 52 है, ठीक है, ये 50 से 52 है, 53 से 55 है भाई, ये 53 से यहाँ पर है 55 है, ठीक है, ये है 56 से 58, इसको समझिएगा, 56 से 58 बेटा। इसमें मैं ध्यान से इधर देख रहा हूँ, गलत ना हो। 59 से 61, ठीक है, 59 से 61 हो जाएगा, और 61 से 62 से 64 है, 62 से 64 है ये चीज।
तो ये इसकी 12 बारता क्या है भाई 15 है, यहाँ पर इसके सामने 110 है, गड़बड़ ना हो 135 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 115 है, यहाँ पर है 115 है, और यहाँ पर है ये 25, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वर्ग चिन्ह है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये सवाल हमेशा आता है। इसमें क्या किया जाता है, जो वर्ग चिन्ह 50 और 52 का एवरेज निकालते हैं दो संख्याओं का, यानी 50 ना ही लिया जाता है ना ही 52 लिया जाता है, यानी 50 प्लस 52/2। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 51। तो यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह होगा ये हो जाएगा 51, इसमें कोई समस्या। 53 और 55 का आप निकालेंगे बेटा तो ये 54 आएगा, ठीक है, इसके सामने लिख देंगे 54, क्लियर हुआ। 56 और 58 का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 57, ये 57 हो जाएगा। 59 और 61 का निकालेंगे यहाँ पर हो जाएगा 58, ठीक है, और 62 और 64 का निकालेंगे तो ये जो एवरेज आएगा 63। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें आप ना ही 50 ले सकते हैं ना ही 52 ले सकते हैं, हमको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें लिया जाएगा इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का माध्य। अब समझिएगा, अब हमारा क्या होगा बेटा xi इंटू fi, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 51 गुणते ये जो है बेटा 15 है, ठीक है, ये हो जाएगा 54 गुणते यहाँ पर 110 हो जाएगा, ठीक है। 135 इसका इसके सामने रहेगा, इसका इसके सामने हो जाएगा, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, क्लियर हुआ। इसमें जो है ना ये एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे तो काफी आसान हो जाता है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिलहाल इसी से काम चलाइए, कैलकुलेशन इसे कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होगा ना। 135 का यहाँ पर 57 में गुणा कर देंगे 135 का बेटा, ठीक है, 58 में गुणा कर देंगे 115 का, 58 में 115 का, जरा बताइए 63 में 25 का, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जा रहा है ना। ये करना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है ना कि उसमें बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो हम कह रहे हैं थोड़ा समय ही लगे, लेकिन अगर आंसर सही आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, आंसर सही आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। हाँ, प्रायिकता क्वेश्चन मैंने खूब कराए, इसको कुछ सेशन जो पुराने सेशन है उसका भी यूज करेंगे। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद, अंतिम पद 45 है, अच्छा प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, युक्त 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर क्या हो गया। कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न में पूछा है वही मान लेना है। और ये बहुत बढ़िया टेक्निक होता है गणित में कि प्रश्न में जो पूछता है वही मान लेते हैं। माना पदों की संख्या और सार्वंतर क्या, माना पदों की संख्या क्या है भाई, माना समांतर श्रेणी की माना पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या, ठीक है, माना पदों की संख्या क्या है यहाँ पर d है, ठीक है, d है, एवं सार्वंतर, ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये जो सार्वंतर है ये सार्वंतर क्या है d है। माना पदों की संख्या n है ना बेटा, n है, समांतर उसमें कुछ न कुछ पद है, n है, और सार्वंतर क्या d। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a है, यानी a का मान हमारा दिया है 5 है बेटा, और अंतिम पद यानी l का मान हमें दिया है 45, और किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है, जो फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है, जो nवां पद ही हमारा क्या होता है बेटा, अंतिम पद होता है। क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, कोई समस्या इसमें? बहुत बढ़िया भाई। यहां पर आप देखेंगे इसमें जो है अंतिम पद, तो कह रहा है कि अंतिम पद 45 है। चूंकि जो फार्मूला हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद का जो tn होता है, या an भी आपके एनसीईआरटी बुक में an यूज किया गया है, ये a प्लस फार्मूला हो जाता है n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए दो इक्वेशन बनेगा, n और d में हमारा दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करें? an ही हमारा अंतिम पद होता है, जो an होता है किसी भी समांतर श्रेणी का वही l होता है, यानी l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया है 45, पहला पद हमको दिया है 5, और यहाँ पर है n-1 इंटू डी। डी हमें निकालना ही निकालना है, इसको रहने दीजिए, इसको इधर ला देंगे, 40 है, n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा
n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 40। इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के जो, हाँ क्या कह रहा है भाई, किसी समांतर पहला पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। ठीक है, योग 400 है, यानी जो आपने n माना है, यानी n पदों का योगफल 400 है भैया। ये दूसरा केस है, एस एन क्या हो जाएगा, जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। देखिए समान योगफल वाला दो फार्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में पहला पद प्लस अंतिम पद। कब, जब समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद दिया हो, ये भी फार्मूला। Sn कितना दिया है भाई, 400, यहाँ पर n/2 समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है 5, L का मान हमको दिया है 45, बस हो गया। ये भी फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का Sn का, जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में यहाँ पर 2a प्लस जो है n-1 इंटू डी, ये भी फार्मूला होता है। लेकिन ये भी होता है, ध्यान से इसको बादलों की छांव में बना लेंगे भाई, इस फार्मूले को आप बादलों की छांव में बना लें, इसको आप बादलों की छांव में बना लें। 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50, 50 को आप भाग देंगे 0, 8 हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 16। कितने बच्चे कैलकुलेट करेंगे, n का मान हो गया 16 और n का मान जैसे 16 आ जाएगा, यहां से निकल जाएगा d। 16 में से 1 घटाएंगे 15 और d का मान कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 40/15। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5/40, 5 से 15, ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, ये हो जाता है 8/3। क्लियर हुआ। तो इस तरह के जो मैंने 15-20 क्वेश्चन दिए हैं, आपको लगातार अभ्यास करते रहना है। कुछ क्वेश्चन आपको ठीक मैं होमवर्क दे देता हूं भैया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है। एक आयता, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे एक बार, हाँ, समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, मैं अभी तुरंत का तुरंत अभी ऐप में अपडेट करवा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा अपने से। आपको जो मैंने यहाँ पर 17-18 क्वेश्चन देखा है, उसी टाइप के प्रश्न हैं। फार्मूला एक बार दिमाग में रखिए। देखिए फार्मूले, अगर आप पूरे चैप्टर के फार्मूले अगर आपको याद है ना, तो आपका आधा काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। समस्या क्या रहती है कि चैप्टर का फार्मूला नहीं पता है, समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला क्या है, ये सब पता नहीं होता तो समस्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप करेंगे अब जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। अब 6 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न आपको हम कुछ कराएंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, घबराना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए। मुझे पता है अब आपको मैथ का फार्मूला कम याद आते होंगे, अब दिन भर में आपको ईश्वर ज्यादा याद आते होंगे। हे भगवान, इस बार पास करा दीजिएगा अच्छे नंबर से। ठीक है, चलिए।